हेलो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि है 1947 के पीरियड का। नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोलूंगा, एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठना, नोट्स हाथों हाथ बनाते जाना। मैं अगर हटूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको वो नोट्स कॉपी करना है। हम शुरू कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सबसे पहला टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करें 1947 की, मतलब अपन लोग ब्रिटिशर से आजाद हुए हैं जस्ट अभी। तो आजाद हुए हैं, उस टाइम में हमारे खेती बाड़ी का हाल क्या था ये पहले पढ़ेंगे अपन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन इंडस्ट्री का हाल। इंडस्ट्री क्या थी? इंडस्ट्री वर्ड अगर उस टाइम पे कोई बोले ना, तो इमेजिनेशन में हैंडीक्राफ्ट के अलावा कुछ आता ही नहीं है। एक आयरन एंड स्टील सर टाटा थी, बाकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। तीसरी चीज हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो कि है फॉरेन ट्रेड के बारे में। फिर हम बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। चौथा टॉपिक होगा अपना विच विल बी बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। एंड लास्टली हम ये बात करेंगे कि अंग्रेज जो हमारे साथ थे या हमारे पे डोमिनेंस, हमारे पे रूल करके गए, उन्होंने क्या कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी किया है क्या? और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूं मैं इस चैप्टर का। शुरुआत किससे करनी है? खेती बाड़ी 1947 में। चलो शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले खेती बाड़ी में क्या था? जमींदारी सिस्टम। सर ये क्या है? मैं आपको है ना इसको समझाने से पहले एक मूवी इमेजिन करवाता हूं। वो आमिर खान की लगान मूवी। लगान मूवी अगर आप लोगों ने देख रखी है तो बहुत इमेजिन करने में बहुत सही रहेगा कि जमींदारी सिस्टम उस टाइम पे लगान मतलब रेंट। तो ये जमींदारी सिस्टम में क्या था? अपने फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स को रेंट पे करना पड़ता था, जबकि पूरी गेहूं भी वो उगाए, मेहनत भी वो करे। अच्छा, रेंट सर किसको देना पड़ता था? रेंट देना पड़ता था जमींदार को, जागीरदार को। ये अलग अलग है कि हाँ, एक तरह से आप मानो एक ही है जमींदार जागीरदार। तो ये फार्मर अगर 100 किलो गेहूं उगाता था, 100 किलो में से 70 किलो गेहूं रेंट चले जाता था इस जमींदार के पास, और ये जमींदार जाके देता था यही रेंट किसको? ब्रिटिश सरकार को। अब अपने फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो चुके थे, डर गए थे, यार हम लोगों को इससे अच्छा तो ग्रोथ ही नहीं करनी है, उतना उगाएं जितना हमारे घर के लिए काफी है, सब्सिस्टेंस करें, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करें। सो जमींदारी सिस्टम वाज फर्स्ट ड्रॉबैक या बैकवर्डनेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, अपने माइंड में एक बार क्वेश्चन लेके आओ। बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन पुट अप करो। क्वेश्चन है, सर अगर क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर के फीचर्स बताओ बिफोर 1950, तो यही तो बताना है। व्हाई आर एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड ड्यूरिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। वापस बोलूं, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड यही पीरियड था। तो ये कारण थे। पहला कारण जमींदारी सिस्टम, बहुत किताबों में बुक्स में लिखा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एक ही चीज है। परफेक्टली कैसे लिखना है, जस्ट इस टॉपिक के बाद में आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, उसमें आप देखना परफेक्टली कैसे लिखना है, इसको प्रॉपर लैंग्वेज होगी। दूसरी अपनी खेतीबाड़ी के बारे में दिक्कत है, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। मैं वापस मूवी पे ले जाऊं, उसमें वो गाना भी है एक बारिश के ऊपर, लगान मूवी पे, कि वो बारिश के लिए वेट करते हैं। सेम वही चीज है, दे वर हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल गाइस। मतलब हमारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, ना कोई हैंडपंप था उस वक्त, ना कोई ट्यूबवेल की फैसिलिटी थी, मतलब कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये हमारे एग्रीकल्चर की दूसरी हालात है। तीसरे पॉइंट पे अगर बात करें, विच इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसका देखो मैंने ना छोटा सा एक डायग्रामेटिक व्यू भी बना रखा है। ये क्या है सर? देखो, लैंड अगर ये मानो मैं एक खेत है, दूसरा खेत है, तीसरा खेत है, चौथा खेत है, इससे क्या पता पड़ रहा है? सर कोई कहां ग्रो कर रहा है कि गेहूं, कोई मकई ग्रो कर रहा है। अगर वो चाहें तो ये पूरा लैंड इक्वल साइजेस में भी कर सकते हैं, जिससे जीडीपी मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ऐसा ही करा है आगे। बट अपन पहले बात करते 1947 में क्या था? स्मॉल फील्ड्स थी, फ्रेगमेंटेड फील्ड्स थी, छोटे छोटे टुकड़ों में थी, फ्रेगमेंट मतलब। इसके कारण इतना सारा पोर्शन बैरन मतलब बंजर रह जाता था, उस पर ग्रोथ ही नहीं हो पाती थी। मतलब ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड रिमेन बैरन, अनकल्टिवेटेड। तो ये अपने एक बहुत बड़ी दिक्कत थी खेतीबाड़ी में। आते हैं नेक्स्ट दिक्कत पे खेतीबाड़ी की, एग्रीकल्चर की, लो प्रोडक्टिविटी। जीडीपी जो मिलता था उस वक्त खेतीबाड़ी से वो बहुत ही कम था। अब ये सब मेन पॉइंट है, बट उस सबसे मेन पॉइंट है विच इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? हमारे ऊपर डोमिनेंस कर रखा था। जैसे मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने क्या पूरा फील्ड वर्क बिठा रखा था कि वो लोग हमारे फार्मर्स से, इंडियन फार्मर्स से ग्रो करवाते थे कॉटन, टी, जूट, इंडिगो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिगो। और क्या करते थे अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स, वो रॉ मटेरियल मतलब ये जो सारा कॉटन, टी, जूट, इंडिगो, ये सब ले जाते थे ब्रिटेन।
ब्रिटेन में इंडस्ट्री में ले जाते थे, उधर अपनी इंडस्ट्रीज में इससे बनाते थे फिनिश गुड्स, मतलब इंडिगो से कपड़े पे कलर करते थे, कॉटन से कपड़ा बनाते थे। और फिर अब सोचो, रॉ मटेरियल भारत देश का अपना फार्मर उगा रहा है, वहां की इंडस्ट्रीज में जा रहा है, वो भी यहां पे भारत में भी ब्रिटिशर्स डोमिनेंस करके ये सब बेच रहे हैं, हमारे को फोर्स कर रहे हैं ये सब ग्रो करने के लिए, वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज में इसका फिनिश गुड्स बना रहे हैं, और वो फिनिश गुड्स आके फिर भारत देश में बिकता था। मतलब 4 रुपए का माल वहां जाके 10 रुपए का बन रहा है और इंडिया में आके 20 रुपए में बिक रहा है। भाई ये तो पूरा अपन लोग एक्सप्लॉइटेड ही थे और थे। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इसका पॉइंट क्या बनता है, वी वर अंडर फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कमर्शियलाइजेशन का मतलब वी वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। अच्छा सर, कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब, कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि कॉटन, टी, जूट, इंडिगो ये सब, और वेज क्रॉप्स एक और होता है जो कि गेहूं, चावल, मतलब राइस, व्हीट एक्सेट्रा। तो कमर्शियल क्रॉप्स हमको फोर्स करा था ग्रो करने के लिए, बिकॉज इट सर्व्ड एज अ, दीज क्रॉप्स वर यूज्ड इन ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल। सो गाइस, हमारा एग्रीकल्चर का ये टॉपिक है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींचना, इसमें आपको परफेक्ट लैंग्वेज पता पड़ेगी। सो गाइज, वी आर स्टार्टिंग विथ इंडस्ट्री नाउ, इंडस्ट्री ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडस्ट्री वर्ड अगर मेरे को कोई भी 1947 का इमेजिन करवाए तो कोई खास इंडस्ट्री नहीं थी, एक थी हैंडीक्राफ्ट। अब सोचो, हैंडीक्राफ्ट मतलब ये खादी, ये जो हैंडीक्राफ्ट अपने भारत का बहुत फेमस है, ये सब बहुत ज्यादा बिकता था, इंडिया में नहीं बाहर भी बहुत ज्यादा बिकता था। और इस हैंडीक्राफ्ट को, इस इंडस्ट्री को भी खराब करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर पॉलिसीज लगा दी, भाई प्रेशर लगा दिया। वो सर क्या है? अच्छा पहले तो मैं बताऊं इस प्रोसेस को, मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खराब करा, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर इसका क्या मतलब है? मतलब सिस्टमैटिकली ब्रिटिशर्स ने हमारे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे अपन बोलते हैं ना, डीमोटिवेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब क्या वर्ड है? पीछे जाना, मतलब जो चीज करी भी उसको पीछे ले आना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब निकालना इन्वेस्टमेंट को। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपन ने मेहनत करके इंडस्ट्रीज में उसको और खराब करना, पीछे ले जाना। तो सर अपने ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया। पर सर कैसे, स्टार्टिंग कैसे करी? सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा के। पहले तो एक एक वर्ड को तोड़ो, डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, टैरिफ मतलब टैक्स, पॉलिसी, उन्होंने ऐसी भेदभाव वाली पॉलिसी बना दी जिसमें उन्होंने क्या किया, उनके फायदे वाली बात सोची। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जितने भी रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहे थे, कॉटन, टी, जूट, इंडिगो, जो कि फायदे वाले थे ब्रिटेन इंडस्ट्री के लिए, है ना, इंडिगो ये सब किसके फायदे में थे? ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के लिए। इन रॉ मटेरियल पे तो बोला वहां कोई टैक्स नहीं है, आप बेचो, बाहर भी बेचो, ब्रिटेन को भी बेचो। ब्रिटिशर्स तो ब्रिटेन के लिए फायदे वाली बात ही बोलेंगे ना भाई। उसके बाद इन्होंने बोला अगर आप ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स मंगाते हो, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन फिनिश्ड गुड्स, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है। अरे भाई ये तो बिल्कुल पार्शलिटी वाली बात है। मतलब कि ब्रिटेन से सामान आएगा बहुत बिना टैक्स के, सस्ते दामों में, इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा बिना टैक्स के, सस्ते दामों में, बाहर वालों को फायदा। पर अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, हैंडीक्राफ्ट का कोई भी सामान एक्सपोर्ट होगा, वो बेचने पे लगेंगे हैवी टैक्सेस। अब अपने हैंडीक्राफ्टमैन हो गए परेशान, बोले यार पहले तो यहां पे बन रहा है 500 का, करीब करीब 100-200 रुपए टैक्स है, बेचें कैसे भाई आगे, इतना महंगा कैसे बेचें? बिक ही नहीं रहा था, मार्केट धीरे धीरे करके पूरा हो गया खत्म इस पॉलिसी के कारण। ये पॉलिसी, पहली ऐसी पॉलिसी निकाली ब्रिटिशर्स ने जिसके कारण अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया बिल्कुल खत्म, धीरे 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 करके डीके होते गया। पहली तो ये दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत सर क्या थी? दूसरी दिक्कत थी कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अरे भाई ब्रिटेन से जो भी प्रोडक्ट आ रहा था, कपड़ा आ रहा था ब्रिटेन से, कैपिटल गुड्स छोटे मोटे आ रहे थे ब्रिटेन से, वो आ रहे थे मशीन के द्वारा बने हुए। वहां पे तो अच्छी खासी इंडस्ट्रीज थी, अब मशीन के द्वारा बने हुए आ रहे हैं, तो एक तो बहुत सस्ते कंपैरेटिव टू खादी हो रही है और बहुत क्विकली अवेलेबल, तो हैंडीक्राफ्ट मैन उसको कंपटीशन दे ही नहीं पाया। तो इस कंपटीशन के कारण, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स मेड आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वैनिश्ड, बहुत ज्यादा अपनी खत्म हो चुकी थी। तीसरी चीज आप लोगों को भी पता होगी, हैंडीक्राफ्ट सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? राजा महाराजा। करेक्ट बात, राजा महाराजा, मतलब राजा महाराजाओं के दरबार में इनमें हैंडीक्राफ्ट का बहुत यूज होता है। तो तीसरा पॉइंट मैं ये पढ़ा रहा हूं, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट हो गया। जब से ब्रिटिशर्स आ गए थे उन्होंने प्रिंसली कोर्ट्स को हटा दिया, तो डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स के बाद क्या हुआ? राजा, नवाब्स, महाराजा, शहनशाह ये सब चले गए।
अब भाई हैंडीक्राफ्ट खरीदेगा कौन? बिकॉज ओनली राजाज एंड नवाब्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण था जिसके कारण अपना हैंडीक्राफ्ट खत्म होने लग गया, इंडस्ट्री वैनिश हुई। और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ये सर कैसे पॉइंट है ये तो समझाओ। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी, ये बहुत बढ़िया पॉइंट भी है ना, रेलवेज अपने को ब्रिटिशर्स देके गए मतलब। बट ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस क्यों करी थी? ताकि वो अपना सामान रॉ मटेरियल भारत देश से ब्रिटेन ले जा सकें, वहां से बना हुआ पक्का माल यहां ला सकें। तो इसके कारण रेलवेज यूज होती थी। तो रेलवेज ने उनका सामान इंडिया में लाना, मतलब ब्रिटेन से जो माल आ रहा था ना मशीन मेड बना हुआ, वो इंडिया में यूं आ जा रहा था फटाफट। तो फटाफट कहने का मतलब है कंपैरेटिव टू हैंडीक्राफ्ट बहुत क्विकली अवेलेबल था और चीप रेट में। तो रेलवेज ने भी ब्रिटिशर के मार्केट को बहुत सपोर्ट किया और अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को किया खत्म। लास्ट पॉइंट है मैं आते हैं विच इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। इंडिया के लोग सारे यूज करने लगे ब्रिटिश लाइफस्टाइल पे गुड, मतलब कि हर वो चीजें आने लग गई जो ब्रिटिश लाइफस्टाइल यूज करी थी। धीरे धीरे आप लोगों ने मूवीज में भी ये चीज देखा होगा कि धीरे धीरे कपड़ों पहनने का तरीका एवरीथिंग वेंट इनटू ब्रिटिश लाइफस्टाइल। इस पैटर्न ऑफ डिमांड के बाद, इस इन्फ्लुएंसिव डिमांड के बाद अपने हैंडीक्राफ्ट की डिमांड हो गई बिल्कुल खत्म। अभी एक बार पहले आप इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का क्वेश्चन देखना। इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो बेसिक उठा लेते हैं, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है सर, ये देखो, और इसकी लैंग्वेज भी देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना जो स्क्रीन पे आ रहा है। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फॉरेन ट्रेड ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या हाल था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा तो दिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था कच्चा माल, रॉ मटेरियल। चलो अब थोड़ा सा इसको एकदम सही लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल में आता था कॉटन, टी, जूट, इंडिगो। और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ब्रिटेन फिनिश्ड गुड्स लिखना था मुझे यहां, इंपोर्टर ऑफ ब्रिटेन फिनिश्ड गुड्स। ब्रिटेन फिनिश्ड गुड्स में दो चीज थी, एक तो कैपिटल गुड्स, मतलब कि बाहर से अपन मशीनें मंगवाते थे, छोटी मोटी मशीनें, और दूसरा कॉटन सिल्क। मेन ये दो प्रोडक्ट थे, और भी थे पर मेन ये दो प्रोडक्ट थे। कॉटन सिल्क मतलब कपड़े का थान, मतलब भाई कपास, कॉटन तो जा रही है इंडिया से और कपड़ा आ रहा है वहां से। ये तो भाई एक नाइंसाफी हुई, पर ये हमारा फॉरेन ट्रेड का हाल बन चुका था ब्रिटिशर के डोमिनेंस के कारण। अच्छा भाई, कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, कोई भी हो, वो फॉरेन ट्रेड क्यों कर रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों कर रही है? कि ताकि उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कोई सरप्लस आए, कोई मुनाफा आए। मतलब कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, मतलब मुनाफा तो आए सर। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उस टाइम पे मुनाफा थोड़ा बहुत जो आता था, मतलब कि इंडिया का अगर कोई सरप्लस ट्रेड था, एनी सरप्लस ट्रेड, कोई भी सरप्लस ट्रेड था, इट वॉज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स ओनली। मतलब जो भी पैसा था वो कौन यूज कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। एनी सरप्लस ट्रेड इट वॉज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंदर ये क्लर्क और ये सब जने होते थे, इनको वेजेस देने में, मतलब वो भी पैसा अपना और वहां पे वो सैलरी वो खा रहे हैं। Yes, exactly. Any surplus foreign trade of India was used by Britishers in administrative expenses like paying wages and salaries to clerk and in war expenses. लड़ाई झगड़ों के खर्चों में भी अपना पैसा यूज किया जा रहा था। अच्छा, एक फैक्ट की बात जानने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने कोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक्सपोर्ट करता कहां था सर? इंडिया एक्सपोर्ट करता था मेनली तो ब्रिटेन में, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, करीब करीब 70% एक्सपोर्ट, 70% एक्सपोर्ट इंडिया का ब्रिटेन में था। बाकी सर रेस्ट अगर देखो तो चाइना, सिलोन और पर्शिया। सिलोन मतलब कि श्रीलंका और पर्शिया मतलब ईरान। अब ईरान नाम है और श्रीलंका नाम है, पहले सिलोन और पर्शिया। बचा कुछ 30% इन तीन देशों में जाता था। मतलब एक लाइन में बोले तो ये अपने फॉरेन ट्रेड का हाल था। फॉरेन ट्रेड टॉपिक ऐसा है, आसान था टॉपिक, तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक इसमें है ही नहीं। बट बेसिक बात करी जाए, क्वेश्चन है ना घुमा फिरा के ज्यादा आ जाते हैं इसके, और 3 मार्क्स के जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आएंगे सर? देखो, 2 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। एक तो आपको दिखाऊंगा इसका सरप्लस ट्रेड वाले का, ठीक है, जिसमें आप पढ़ना सरप्लस ट्रेड वाला, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कहां कहां एक्सपोर्ट होता था और क्या क्या होता था, मतलब क्या क्या कौन कौन सा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था। तो देखो, ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट क्लिक करना। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये वर्ड आप लोग बहुत बार पढ़ने वाले हो इस किताब में। अभी सर क्या पढ़ा रहे हो? डेमोग्राफिक प्रोफाइल 1947 का, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। सोचो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पहले तो होता क्या है मैंने आपको बता दिया, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। मतलब एक कंट्री के ओवरऑल सोशल हालात क्या चल रहे हैं। तो अपने हालात क्या होंगे? बहुत ही बदतर, कोई स्कूल था नहीं, लिटरेसी रेट का अता पता ही नहीं था। डेथ रेट तो ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा।
अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी जाए तो कोई हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं था, तो बहुत ही जल्दी लोगों की डेथ हो जाती थी। तो अल्टीमेटली क्या था, एग्जैक्ट फिगर में बात करते हैं, इस टॉपिक के फिगर याद करना जरूरी होता है, पर आपको इजी वे में ये वाला जो है ना, ये चार्ट भी काफी है इसके लिए, कोई क्वेश्चन इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, लो लिटरेसी रेट थी, सिर्फ 16% थी। देखो, इंडिया वाज लिटरेट, ओनली 16% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिटरेट। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी। बर्थ रेट हाई थी इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन अवेयरनेस नहीं थी। अब आप लोग इसका मजाक तो उड़ाते ही हो, बर्थ रेट ज्यादा है। और डेथ रेट क्यों, डेथ रेट हाई इसलिए थी क्योंकि डेथ रेट उस वक्त कोई हॉस्पिटल ही नहीं थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। और सर और क्या दिक्कत थी, और थी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, सिर्फ 32 ईयर्स। इस फिगर को वापस देखो, सिर्फ 32 साल एक एवरेज लाइफ थी इंसान की, मतलब एवरेज, मतलब कि एक इंसान 32 साल जीता था उस वक्त। हाँ, एवरेज यही था उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और सर ज्यादा, मतलब अगर आज की डेट में देखो तो अच्छा है, 68 ईयर्स है आज, बट उस टाइम पे सिर्फ 32 ईयर्स था। ये लिखना है क्या सर? बिल्कुल लिखना है। और कोई घुमा फिरा के आएगा क्या? नहीं, सीधा क्वेश्चन है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछेंगे, लिखा आ सकता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझाओ कॉलोनियल पीरियड का, तो भैया 1947 का समझा देना। आ जाते हैं नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बढ़िया पॉइंट है ये, मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी का पहले मीनिंग समझ लो। जब बच्चे की डेथ 1 साल से पहले हो जाती है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते हैं? हर 1000 बच्चों पे, आज की डेट में करीब करीब हर 1000 बच्चों में से 35 से 40 बच्चों की डेथ, अराउंड फिगर बता रहा हूं, 35 से 40 बच्चों की डेथ होती आज की डेट में। पहले कितनी होती थी? 218 बच्चे 1947 के टाइम पे हर 1000 बच्चों में से मर रहे थे। ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थी। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? व्हेन अ चाइल्ड डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आगे देखते हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्या होता है? मतलब कि अपनी इनकम में से कितना पोर्शन अपन किस किस वैल्यूएबल चीजों पे खर्च करते हैं। आज अपन टीवी, कार, फ्रिज ये खर्च करते हैं। उस टाइम आप सोच के देखो, एक इंसान की करीब करीब 80% कमाई, 80% इनकम तो सिर्फ उसका फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में चली जा रही थी। वो बचाएगा क्या? अपनी लग्जरीज क्या खरीदेगा? कुछ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था। सो दिस वाज आवर डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसका क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार साइड में आप खाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कीजिएगा। सो गाइज, ये वाला जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, अब आप इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। दिस इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। मैं पहले ही बता दूं, इसका एक क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से गारंटेड समझो, मतलब ये तो आना ही आना है। अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ने सर इतनी बुराइयां कर ली आपने इतनी देर से, खेती बाड़ी का विनाश कर दिया, ये वो, थोड़ी अच्छाई भी कर लेते हैं। हाँ भाई, तो ये अच्छाई की बात कर रहा हूं मैं। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कुछ अच्छे एहसान भी छोड़ के गए हैं। एक तो देखो, अपन लोगों ने मूवीज कितनी देख ली हैं, ये उसमें अपन ने देखा है कि भाई ये दिल्ली सल्तनत का राजा है, ये इसका राजा है, मतलब इंडिया पहले एक था ही नहीं, इतने टुकड़ों में डिवाइडेड था। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने पूरे इंडिया पे राज किया और एक बहुत बढ़िया चीज बता करके गए, उन्होंने अपने इंडिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यूनिफाई किया। ये क्या बोल रहे हो सर? इंडिया का पॉइंट पढ़ लेते पहले, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये पहला ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, कॉलोनियल पीरियड का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जो स्मॉल टेरिटरीज थी, जो कि डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करती थी, ये बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड मेरे को बोलने पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स से, तो ये डिफरेंट टेरिटरीज जो थी, इन सबको एक पूरा भारत देश को एक बनाने में मदद करी, एक प्रेसिडेंट, ये सब अपन ने उन्हीं से सीखा है। तो पहला पॉइंट ब्रिटिशर का फायदा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट अभी इंडस्ट्रीज में मैंने पढ़ा था, पर मैंने उसमें बुराई करी थी। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी, पर अपने फायदे के लिए करी थी, पर फायदा उनका अपन आज तो यूज कर रहे हैं ना ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉन्च करे। आप लोग है ना गूगल पे भी सर्च करना, ट्रैक्टर भी लॉन्च उन्होंने किया था फार्मर्स के लिए। तो डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एक पॉइंट हो सकता है। डिटेल्ड लैंग्वेज, अभी क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है सर? एजुकेशन। वापस मैं लगान मूवी पे आ जाऊं ना, तो वो इंग्लिश स्कूल्स, उनके बच्चे, ब्रिटिशर्स के बच्चे सिर्फ वही पढ़ने जाते थे स्कूल्स में, और कोई अलाउड नहीं था। पर ये तो पता पड़ गया ना, इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हर कंट्री में चली भी जाती है और हर कंट्री में उसका यूज और उसका एक इंपैक्ट बहुत अच्छा है। तो ब्रिटिशर्स ने अपने को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये स्प्रेडिंग एजुकेशन, ये ब्रिटिशर्स का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और सर इरेडिक्टिंग सोशल एविल्स, मतलब पहले वो मूवीज के अंदर देखा होगा ना, सती सिस्टम, वो सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, बच्चों में शादी करा दी जाती थी, इन सबको बैन कर दिया ब्रिटिशर्स ने आते ही। तो ब्रिटिशर्स का ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। एंड लास्टली एक और पॉइंट पे बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम।
मतलब पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ये सिक्के और ये नोट करेंसी ये ब्रिटिशर्स ने लॉन्च करी है। इंडिया को इन सब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा एक बहुत प्रॉपर सिस्टम भी हो सकता है। ब्रिटिशर्स ने लॉन्च करी, उनको देखा देख अपन लोगों ने लॉन्च करी है। तो अभी तक अपन बार्टर सिस्टम में ही होते अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो अल्टीमेटली ये भी ब्रिटिशर्स का एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है। गाइज ये लास्ट टॉपिक था। अब आप ये एक स्क्रीनशॉट खींचो इस वाले क्वेश्चन का।